नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम सच्ची बात कही थी मैंने। द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दवाइयों की। इस समय भारतीय दवा बाजार में एक उथल पुथल सी मची हुई है। दवा का व्यापारी बड़ा शंकित है और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने आर्थिक नुकसान के से डरा हुआ है। उसका कारण है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा 156 मेडिसिन पर बैन लगा दिया गया। हालांकि इस बैन को कोर्ट द्वारा स्टे दे दिया गया और ये कह कर के स्टे मिला है कि साहब, ये जो दवाइयाँ बनाई गई हैं, जो वो की गई, इनको लाखों का नुकसान हो जाएगा, इसको कंजेप्ट हो जाने दीजिए, इसके बाद हम दवाइयाँ नहीं बनाएंगे। ये निर्णय विस्मित करता है। ये तो वही बात हो गई कि साहब, अभी तक जो जहर खा रहे थे थोड़ा सा और खा लेने दिया जाए, जब ये खत्म हो जाएगा जहर तब हम आगे से जहर नहीं बनाएंगे, नहीं बांटेंगे। उस तरह का निर्णय। लेकिन जो भी हो, इससे व्यापारी सहमे हुए अपने आर्थिक नुकसान को लेकर के, और सबसे ज़्यादा जो खुदरा व्यापारी हैं, जो केमिस्ट के रिटेल दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, वो डरे हुए हैं। उसका कारण है ये 156 दवाओं की लिस्ट है, जो इतनी लंबी लिस्ट है, इतने लंबे साल्ट की लिस्ट है कि इसको दुकान में एक एक मिला करके छांटना और निकालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से जब बात की तो उन्होंने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की। उनकी जानकारी में नहीं था। हालांकि हम मानते हैं कि उनके ऊपर प्रदेश का काफ़ी भार है। हर तरह की समस्याओं से उन्हें रोज़ रूबरू होना पड़ता है। लोगों की तरह तरह की जन समस्याएँ और सभी विभागों से संबंधित परेशानियाँ लेकर के लोग उनके पास आते हैं। लेकिन ऐसे में उनकी मातहतों की क्या जिम्मेदारी बनती थी? इस संबंध में जब मैंने स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर ब्रजेश राठौर से बात की तो उन्होंने कहा, साहब, हमारे यहाँ तो प्लेन साल्ट पर ही मेडिसिन है सारी। आपको बताते चले कि ये 156 जो मेडिसिन पर बैन लगाए गए कंपोजिट साल्ट की मेडिसिन है। कंपोजिट साल्ट का मतलब होता है, आपने पत्ते पर दवा के पढ़ा होगा, ईच टैबलेट कंटेन्स, या कंपोजिशन लिखा होता है। जैसे लिखा होता है पैरासीटामोल 500 mg प्लस साइक्लोफेनैक्स सोडियम 50 mg, सेरेसोपेप्टाडेज इतना mg, कैफीन इतना mg, या 4-5 तरह के जो साल्ट लिखे होते हैं, कंपोजिट साल्ट मेडिसिन, इन पर बैन लगाया गया। निमोस्लाइड है, ये है, वो है, तमाम तरह की दवाइयाँ वैसे भी बैन दवाइयाँ भारतीय बाजारों में खुलेआम बिकती हैं, जिसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है। लेकिन ये 156 दवाओं ने एक भारतीय दवा बाजार में ही नहीं, एक दवा नीति पर भी सरकार के प्रश्न खड़ा किया। ये दवाएं फौरी तौर पर तो हमें लाभ दे रही है, लेकिन इससे होने वाले नुकसान हमारी किडनी फेल्योर, लिवर इन्फेक्शन से लेकर के हार्ट डिसीज या कुछ भी हो सकता है, शरीर में कुछ भी ये रिएक्ट कर सकती है। ऐसा साइंटिस्टों का भी मानना है कि एक साथ तमाम साल्ट के मिलाए जाने से वो दवाइयाँ हमारे शारीरिक उस पर जो है दुष्प्रभाव फैलाती हैं, ऐसा मानना है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाई प्रॉपरली? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस साथ साथ प्रोडक्ट अप्रूवल दिया जाता, प्रोडक्ट अप्रूवल देने वाले को नहीं पता था। इस संबंध में लखनऊ रिटेल एसोसिएशन के हरिश्चंद्र शाह साहब बताते हैं, गवर्नमेंट जो दवा बैन करी है वो तो गवर्नमेंट ने सोच समझ के अपने हिसाब से बैन करी है। इस पर तो हम ये नहीं कह सकते कि बाजार में उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, मगर इससे जो परेशानी बाजार में आ रही है उसके बारे में आपसे जरूर बता सकता हूँ। बाजार में परेशानी ये आ रही है कि गवर्नमेंट ने एक साथ 156 दवाइयों पर बैन लगाया, जिनके कंपोजिशन उन्होंने लिख के हम लोग को दिए नोटिफिकेशन की जे कंपोजिशन बैन हो गए हैं। अब एक दुकानदार के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि उसको ये नहीं पता चल पाता है कि किस दवा का कंपोजिशन क्या है और उसको मिलाना किस तरीके से, किस तरह चेक करना होता है। तो जब कंपोजिशन मिला नहीं पाता है तो वो परेशान हो जाता है कि हम इसको कैसे मैनेज करें, कैसे बेचें, ना बेचें, क्या करें। मगर कंपनियां क्या करते हैं, जैसे ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद कंपनियां सब आई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को स्टे ऑर्डर मिल गया। फिर उसके बीच में कंपनियों ने हम लोगों को इतला करना शुरू करी कि हमारी ये दवाइयाँ बैन हो गई हैं, वो दवाइयाँ आप अपने राइट से हटा दें। मगर फिर आया कि नहीं, ये गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि जब तक नया फर्दर ऑर्डर है तब तक आप इनको बेच सकते हैं। इसलिए हमने उसकी दोबारा बिक्री चालू कर दी गई
और वो एक समय सीमा है कि कंपनी से बनना तो बंद हो गई है, मगर जो मार्केट में दवाइयाँ रखी हैं उनको भी बेच के हम लोगों को ख़त्म करना है, क्योंकि अब आगे से बन के दवाइयाँ नहीं आती हैं। मगर एक बड़ी समस्या ये आती है कि 156 दवाइयाँ क्या एक ही दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंटों को पता चल जाता है कि ये खराब है? पहली बात, इनको पता चलता कैसे है? जब अप्रूवल यही देते हैं तो उसको दवा को अप्रूव करने का, फॉर्मुलेशन करने का काम इन्हीं का है। कंपनियां फॉर्मुलेशन अप्रूव नहीं कर सकती। जब भी कोई फॉर्मुलेशन नहीं बनती है उसको ये लोग अप्रूवल लेते हैं गवर्नमेंट से और तब उसका निर्माण करा जाता है। तो गवर्नमेंट जब अप्रूवल देती उसी टाइम पे क्यों नहीं ध्यान रखती है कि ऐसी फॉर्मुलेशन ना दी जाए जो कि कल बैन हो सकती है? उन पर थोड़ा समय और ले लें और उससे देखें कि वो सब दवाइयाँ ना बनाई जाए, जिससे कि हमारे बाज़ार में हमारे दुकानदार भाइयों को और जनता पे विपरीत असर ना आए। क्योंकि जो लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं कि हमने जो दवा खाई इसका साइड इफेक्ट रहा होगा, तभी तो गवर्नमेंट ने बैन करी है, या कोई इफेक्ट खराब रहा होगा। तो जैसे भी वो मेंटली परेशान होते हैं और उनको घबराहट लगती है। और वैसे हम दुकानदार लोग हैं, हमको जब वो दवा के बारे में पता चलता है कि आज सवेरे से बेचना बैन कर दिया जाए तो एक हम लोग को समस्या आती है कि अचानक हम लोग उसको कैसे हटा दें। और डॉक्टरों ने जो पर्चे में दवा लिखी होती है वो भी एकदम से नहीं हो जाता कि कल उनको दिखी थी और आज वो हटा दें। तो इसलिए मेरा कहना है कि एक साथ इतनी दवाइयों के बारे में ना बोला जाए। सरकार 5-5, 10-10 दवाइयाँ करके बताती रहे कि ये खराब है। मैं इन सबसे मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, ऐसे फॉर्मुलेशन को अप्रूवल ही ना दिया जाए जिससे कि बाद में समस्या आए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात जो कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके जीवन से संबंधित है, अब हम वो बताने जा रहे हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इंडियन मेडिसिन कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल मेडिसिन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेडिसिन अलर्ट जारी किया है और ये मेडिसिन अलर्ट अभी 3-4 दिन पहले ही जारी हुआ है। इस मेडिसिन अलर्ट में इन्होंने 48 दवाएं फेल हो गई इनके सैंपल में। इन्होंने टेस्ट किया, जांच की, 48 मेडिसिन फेल पाई गई। इन मेडिसिन में मोटी मोटी मैं आपको दवाइयाँ बताता हूँ। पैरास्टामोल, डाइक्लोफेनेक सोडियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, सॉफ्ट जेल, गैस की दवा पेंडी, शुगर की ग्लिमेपाइराइड, हाई ब्लड प्रेशर के टेम्स्टान जैसी दवाइयाँ जो कि सैंपल में फेल पाई गई। जो दवाइयाँ हम लोग अक्सर ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से खाते हैं, शुगर की दवाइयाँ तमाम पेशेंट जिसके लिए रोज़ डॉक्टर पास नहीं जाते, एक नियमित रूप से उसका उपयोग करते हैं, ऐसी दवाइयाँ सैंपल में फेल पाई जाती हैं। और कंपनी ये कह के पल्ला झाड़ लेती है कि वो उस बैच की नकली दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ हमारे यहाँ नहीं बनी। क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? आम जनता कैसे जानेगी कि जो दवा हम खा रहे हैं वो असली है या नकली? क्या साहब वो दवाई है तो नकली दवाई बन गई थी, वो बैच नकली है, आगे की दवाई हमारी असली है। तो इसलिए इन दवाओं के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपने चिकित्सक से एक बार सलाह जरूर ले लें। अपने मन से बाजार से दवा खरीद करके ना खाएं। और इन कंपनियों के नाम भी बताते हैं आपको। सारी कंपनियां कोई ऐरी गैरी कंपनियां नहीं है, सभी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी दवाएं हैं। हेटेरोड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स। यह ध्यान देने की बात है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार देश की कंपनी है। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स कर्नाटका सरकार की कंपनी है। मेगालाइट साइंसेज, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर जैसी कंपनियों के सैंपल फेल पाए गए। और भी कंपनियां, और भी दवाइयाँ आई, 48 दवाइयाँ हैं जिनके मैं आपको लिस्ट पढ़ करके नहीं सुना रहा है। सिर्फ एक आपके मन में आपकी उस पर एक चीज़ डाल रहे हैं, बात डाल रहे हैं। इसका अगर आपको सारी जानकारी लेनी हो तो नेशनल मेडिसिन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर जा करके आप पूरी सूची पा सकते हैं। और इसकी मॉनिटरिंग हो भी तो कैसे? अकेले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके 75 जिलों में 72 या 73 ड्रग इंस्पेक्टर हैं। 2500 से अधिक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले लखनऊ में मात्र 2 ड्रग इंस्पेक्टर और रजिस्टर्ड रिटेल केमिस्ट 7000 से अधिक। बाकी जो अनरजिस्टर्ड है उनका पता नहीं। हॉस्पिटल में फार्मेसियां हैं, उनका पता नहीं। आखिर ये 2 ड्रग इंस्पेक्टर कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? इतनी सारी दवाओं के 156 मेडिसिन की जांच कैसे होगी? तमाम तरह के सवाल हैं।
जब हमने ये बात एक रिटेल केमिस्ट को बताई तो उसके चेहरे के भाव देखने वाले थे, परेशान हो गया। और उसने क्या कहा आप सुनिए। बोल। सरकार को आज की डेट में हो सा रहा है, इसको पहले से लगाना चाहिए, जिससे कि हम लोग का कभी और कस्टमर को ऐसे नुकसान सहना ना पड़े। कि क्यों आज की डेट में क्यों हो सा रहा है? आज 50 साल से चल रही दवाइयाँ उनको बंद कर रहा है, आज की डेट में ही हो सा रहा है। पहले से करना चाहिए काम ये, जिससे कि हम लोग भी सतर्क हो सके। ऐसे तो हम लोग का लॉस हो रहा, सरकार अपना लॉस, हमारा लोग का नुकसान कर रही है। ये सरकार की वो है कि नुकसान करो, ये हमारा है, उसके बाद फार्मर का कंपनी है, इन सबका नुकसान है एक लाइन से। सरकार को चाहिए था कि इसको पहले से लागू करे, कुछ टाइम दे, उसके बाद नुकसान तो हमारा सहना, जो कि अच्छा लगता है। लेकिन इस समय तो ऐसा कर दिया, एकदम से लगा दिया है कि हम लोग एकदम से उसमें आ जाएंगे, हमारा सब नुकसान जितना वो है उस टाइप की मेडिसिन हमारे सब रिएक्शन हो जाएंगी, एक्सपायर्ड हो जाएंगी। सरकार को क्या है, उसने तो कह दिया, बस हो गया, क्या करें हम, यही तो कहते हैं हम। आपको बताते चले, इंडियन मेडिसिन इंडस्ट्री में दुनिया के अंदर 13वां स्थान भारत का है और क्वांटिटी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया है। फार्मेक्सिल के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसकी बाजार में, विश्व बाजार में हिस्सेदारी 20% की है और घरेलू दवा के बाजार का कारोबार $41 बिलियन है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक $130 बिलियन तक हो जाएगा। एक तरफ तो भारत विश्व में इतनी दवा के क्षेत्र में अपनी धाक जमा रहा है और दूसरी तरफ उसके अपने पास कोई नीति नहीं है, कोई ठोस नीति नहीं है, कोई विश्लेषण ही नहीं है और आम जनता के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़, सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि योजना और आयुष्मान भारत एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना के तहत लेकर के आए, लेकिन यदि इन बातों का ठीक तरह से विश्लेषण न किया गया और कोई ठोस नीति न अपनाई गई तो जरूर एक कमजोर और बीमार भारत सामने होगा। इसके लिए हमें अभी से तैयार होना होगा। द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के लिए दीप मिश्र, बस आज इतना ही। हमारे अगले कार्यक्रम के जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।